नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का सेट ए प्रैक्टिस पेपर है। ये सभी के लिए है, चाहे वो बच्चे फ्रेश के हों या रिपेयर के या इम्प्रूवमेंट के या एडिशनल, इवन के एकेडमिक या ओपन के, सभी बच्चों के लिए है। और आपको ये भी बता दें कि जो पेपर आ रहे हैं, जैसे कि हमने पंजाबी का पेपर आपको करवाया था, 70 से 80% पेपर जो है वो आपके इन्हीं प्रैक्टिस टेस्ट में से आ रहा है। तो इसी प्रैक्टिस टेस्ट को हमने अब सोल्व करने, पहले हमने मॉडल सैम्पल पेपर किया, अब हम कोड ए कर रहे हैं, फिर हम बी, सी और डी भी करेंगे, ठीक है, ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। हिंदी मेरा विषय नहीं है, परंतु बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड की वजह से, बहुत ज़्यादा उनके आग्रह की वजह से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको पेपर सोल्व करवा पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहले 7 प्रश्न है बेटा। 7 प्रश्नों में क्या है, दो दो अंक के हैं। जैसे पहला प्रश्न है, कर्मधारय समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताएं। और इसका हमने आंसर यहाँ लिखा है, जिन समास शब्दों में उपमान और उपमेय का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील गगन, नीला है जो गगन, जिसमें क्या है, उपमान और उपमेय का संबंध होता है, विशेषण या विशेष्य का संबंध होता है, ठीक है। दूसरा आपको संधि विच्छेद करना है मतानुसार, और एक है भारतेंदु। मतानुसार का आ जाएगा मत अनुसार, और भारतेंदु का आ जाएगा भारत प्लस इंदु। उसके बाद उपसर्गों से शब्द बनाने हैं, अति और उप। अति से बन गया अतिक्रमण और उप से बन गया उपकार। उसके बाद दो दो पर्यायवाची, गृह और घोड़ा। गृह से घर और निकेतन, और घोड़ा का आ जाएगा अश्व और घोटक। उसके बाद है मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करें। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी थे। आंखें खुलना, होश आना। फेल होने पर सोहन की आंखें खुल गई। उसके बाद है उपमा अलंकार की परिभाषा देनी है उदाहरण के सहित। जहाँ रूप और गुण के आधार पर साधारण व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, वस्तु और या प्राणी से की जाए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला, ठीक है, उदाहरण भी बता दी हमने आपको। उसके बाद है दोहा छंद की परिभाषा। दोहा छंद, बेटा ये जो दोहा छंद होता है ये अर्ध सममात्रिक होता है, ये अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसका प्रथम और तृतीय चरण में, प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। द्वितीय और चतुर्थ चरण के अंत में गुरु लघु वर्ण आते हैं। जैसे तुलसी या संसार में मिल्यो सबसों धाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो ये पूरे 7 जो हैं, अगर आप यही जैसे हमने पिछले मॉडल टेस्ट पेपर में करवाया है और अब करवाए हैं और अगले 3 में भी करवाएंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं। यही क्वेश्चन आएंगे लगभग। उसके बाद है आपके पास 5 अंकों का निबंध। हमने पहले भी आपको बता दिए, वो 5 पढ़ लेना। अगले 5 उसमें से कुछ तो यही हैं, विज्ञान वरदान अथवा अभिशाप, चंद्रयान 3 सफल परीक्षण आ सकता है बेटा। ये राष्ट्रभाषा हिंदी, चंद्रयान 3 सफल परीक्षण, ये अभी सीबीएसई के पेपर में भी आया था। बाल दिवस और पर्यावरण। उसके बाद है पत्र, फीस माफी हेतु मुख्याध्यापक को पत्र, अथवा नव वर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए मित्र को पत्र लिखे। 5 अंकों का है। विशेष ध्यान रखना है कि 5 में से 5 ले सकें, इसीलिए जितनी भी औपचारिकताएं हैं बड़े ध्यान से करनी है बेटा, और उसे अच्छे से करना। उसके बाद है क्षितिज काव्य खंड के आधार पर बहुविकल्पी प्रश्न, जैसे कि पुरैन पात किसका पत्ता होता है, कमल का। उसके बाद है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, काव्यांश रामचरितमानस के कौन से कांड से लिया गया, बाल कांड से। सीवन उधेड़ना का अर्थ है जीवन के रहस्य जानना। उत्साह एक आह्वान गीत है, यह किसे संबोधित है, बादल को। कवि की झोंपड़ी में क्या खिल रहे थे, जलजात। उसके बाद है संगतकार का क्या काम है, मुख्य गायक की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाना, संगतकार।
संगीतकार तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन अब 10th में आपने संगतकार भी पढ़ा होगा। उसके बाद है एक काव्यांश, जिसे पढ़ने के बाद आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रस्तुत पद्यांश या काव्यांश में कवि और कविता का नाम, कवि का नाम है सूरदास, कविता का नाम है सूरदास के पद। इस पद का प्रसंग क्या है? प्रसंग मतलब मेन बात क्या बताना चाहता है। यहाँ पर उद्धव है जो गोपियों को निर्गुण योग साधना का संदेश देना चाहता है, लेकिन गोपियाँ क्या करती हैं? अपने वाक चातुर्य से उसे परास्त कर देती हैं। गोपियाँ क्या प्राप्त करना चाहती हैं? वे अपने मन को प्राप्त करना चाहती हैं वापस। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण उनके मन को चुरा कर ले गए हैं। उसके बाद है अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण, अब गुरु ग्रंथ समाए, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। ये जो है वो अनुप्रास अलंकार है। सच्चा राजधर्म किसे कहा जाता है? जब एक राजा किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सूरत में अपने प्रजा को कभी दुखी नहीं देख सकता, उसे कभी परेशान नहीं होने देता, तो वही एक सच्चा आदर्श या राजधर्म कहलाता है। उसके बाद आपको काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है, और ये 3 अंकों का है, जिसमें भाव सौंदर्य के भी 1.5 और भाव काव्य सौंदर्य के भी ऐसे ही हाफ मार्क्स हैं। तो दोनों 3 हैं तो 1.5 दोनों के आ जाएंगे। जब भाव सौंदर्य की बात आती है तो इस पहरे को अगर पढ़ते हैं, गाधी सुन कह हृदय हसी, मुनि हरियारे सूझ, आय में खांड ना उखमऊ, अझू न भूज अभूज। यानी कि विश्वामित्र परशुराम की नासमझी पर मन ही मन में मुस्कुराते रहते हैं और सोचते हैं कि परशुराम राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय बालक समझ रहे हैं, वो इनके बल और पराक्रम को नहीं जानते। और ये दोनों लोहमही तलवार हैं, गन्ने की बनी तलवार नहीं है जो जीभ पर जाते ही गल जाए। ये तो है इसका भाव सौंदर्य। और अगर शिल्प भाषा या शिल्प सौंदर्य की बात करें तो शिल्प सौंदर्य में हमें पहले तो लिखना होता है कि कौन सी भाषा में लिखा गया है, अवधि में, इसमें छंद कौन सा है, दोहा, अलंकार कौन सा है, श्लेष, कौन सा खांड। उसके बाद है मुहावरा कौन सा प्रयोग किया गया है, मुहावरा प्रयोग हरा ही हरा सूझना, ये आ जाएगा। हरियारे है ना, हरियारे सूझ, तो वो वाला। उसके बाद है आत्म कथा कविता का मूल भाव। यह हमने आपको पिछले मॉडल टेस्ट पेपर में भी करवाया था। ये जयशंकर जी द्वारा रचित है। इस कविता में उन्होंने संदेश दिया है कि आत्मकथा लिखने के लिए लेखक को अपने जीवन की तमाम अच्छाइयों, बुराइयों, कमियों को ईमानदारी से उजागर करना होता है। कई बार अपने मित्रों और रिश्तेदारों के सत्य भी लिखने पड़ सकते हैं, अपने निजी और व्यक्तिगत क्षणों को भी लिखना पड़ सकता है। यह आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि 2 बार अभी तक आ चुका है। उसके बाद है सूरदास के पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण। गोपियों के अनुसार योग साधना एक कड़वी ककड़ी के समान है जिसे निगला नहीं जा सकता। वे इसे एक ऐसी बीमारी मानते हैं जिसके बारे में न देखा, न सुना, न भोगा। वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कहती हैं जिनका मन विचलित या अस्थिर है। उसके बाद है गद्य खंड क्षितिज का, जिसके आपको बहुविकल्पीय प्रश्न फिर से हैं। हालदार साहब हर 15वें दिन किस लिए कस्बे से गुजरते थे? कंपनी के काम से। बाल गोविंद भक्त की प्रभातियाँ कब तक चलती थी? फागुन। लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने किस पर व्यंग किया है? पतनशील सामंती वर्ग पर। लेखिका के पिताजी का शब्दकोश कैसा था? विषयवार। हनुमान जयंती के अवसर पर शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की सभा कितने दिनों तक तय होती थी? 5 दिनों तक। सभ्यता को किसका परिणाम माना जाता है? संस्कृत का। फिर आपके पास पहरा है। ये पहरा हम पिछले मॉडल टेस्ट में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए हम सीधे प्रश्नों पर आएंगे। पाठ और लेखक के नाम। पाठ का नाम है बाल गोविंद भक्त और लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भक्त की संगीत साधना का उत्कर्ष कब देखा गया? जब या जिस दिन उनका पुत्र या उनके बेटे की मृत्यु हुई। बाल गोविंद भक्त अपने बेटे को किस कारण अधिक प्यार करते थे? क्योंकि वह कुछ सुस्त सा, बोदा सा था और
बाल गोविंद भक्त के अनुसार कैसे आदमियों को ज़्यादा निगरानी की आवश्यकता होती है? ऐसे व्यक्ति जो सुस्त हों, कमज़ोर हों, बोधे, बोधे का मतलब होता है जिसका शरीर कमज़ोर है। बाल गोविंद भक्त की पुत्र वधू यानी कि बेटे की पत्नी कैसी थी? वो बहुत ही सुशील और सुभग और बहुत ही सौभाग्यशाली स्त्री थी। घर की पूरी प्रबंधका थी, पूरे घर को उन्होंने संभाल लिया था और घर के कामों से बाल गोविंद भक्त जी को पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया था ताकि वो अपनी साधना की ओर आगे बढ़ सके। उसके बाद है नेताजी का चश्मा, पाठ के आधार पर पान वाले का रेखा चित्र। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। दूसरा, लेखक के अनुसार सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अभी तक क्यों नहीं बन पाई? ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से याद करना है। उसके बाद खंड घ है प्रश्न नंबर 12, जिसमें 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। आपके विचार में भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? क्योंकि भोलानाथ की माँ जब तक तेल डालकर उसकी मालिश करती है, चोटी को गूंद देती है, तो वह सिसकने लगता है, परंतु अपने साथियों को देखकर वह इसलिए सिसकना भूल जाता है क्योंकि बच्चों का स्वभाव होता है कि वे अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं, उछल कूद में उन्हें आनंद मिलता है। तो ऐसे में वो जो रोना धोना है, सिसकना है, वो तब तक जारी रहता है जब तक कि उसकी माँ के पास होता है, लेकिन जब वो खेलने के लिए बच्चे उसे बुलाते हैं तो वो उसे रोना धोना सब भूल जाता है। उसके बाद है प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए? बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये। जब लेखिका ने सड़क बनाने के लिए पत्थर तोड़ती सुंदर औरतों को देखा तो उनका मन जो था वो झकझोर हो गया। वो काफ़ी ज़्यादा मन जो था उनका वो इनोसेंट टाइप हो गया, सेंसिटिव हो गया, और उनका शरीर जो था महिलाओं का जो पत्थर तोड़ रही थी वो बहुत कोमल थे। उनके हाथों में फिर भी कुदाल मतलब कसी हथौड़े थे, हाथों में ठाठे पड़े हुए थे, पांव फूले हुए थे। कई औरतों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे थे और मातृत्व और श्रम साधना एक साथ चल रही थी। काम भी कर रही हैं और अपने मातृ धर्म को भी निभा रही हैं। मैं क्यों लिखता हूँ शीर्षक पाठ का उद्देश्य है। इसका एक निबंध है और अगे जी का लिखा हुआ है। इसमें उन्होंने बताया है कि लेखक की भीतरी विवशता ही किसी व्यक्ति को लिखने के लिए मजबूर करती है और लिखकर ही लेखक उससे मुक्त हो पाता है। यानी कि प्रत्यक्ष अनुभव जब अनुभूति का रूप धारण करता है तभी रचना पैदा होती है, और अनुभव के बिना कभी भी हम लिख ही नहीं सकते। लेखक ने अपने द्वारा रचित हिरोशिमा कविता की रचना का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है कि अनुभव जब भाव जगत और संवेदना का हिस्सा बनता है तभी वह कलात्मक अनुभूति में रूपांतरित होता है। उसके बाद फिर नैतिक शिक्षा के प्रश्न हैं। योग किसको जोड़ने का काम करता है? शरीर, मन और आत्मा, यानी कि उपरोक्त सभी। मनुबाई को छबीली कहकर कौन पुकारते थे? पेशवा साहब, पेशवा बाजीराव द्वितीय। उसके बाद है सालिम अली को किस रूप में जाना जाता है? पक्षी विज्ञानी। उसके बाद है भागनी निवेदिता का मूल नाम क्या था? मार्गरेट नोबल। उसके बाद है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। ये पिछले पेपर में भी हम कर चुके हैं। 3 अंकों का है। अहंकार से मुक्त होकर ऐसी वाणी हमें बोलनी चाहिए जो हमें भी शीतलता प्रदान करे और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करे। उसके बाद है स्त्री शिक्षा के बारे में मदन मोहन मालवीय जी के विचार। स्त्री शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्त्रियां जो होती हैं भावी संतान की माताएं हैं। उनकी शिक्षा ऐसी हो जो उनके व्यक्तित्व में प्राचीन और नवीन सभ्यता के गुणों का समन्वय कर सके, यानी कि तालमेल बिठा सके। क्यों? क्योंकि आगे चलकर वही स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने संतान में वही संस्कार डालेंगी जहां प्राचीनता का संगम होगा नवीन गुणों के साथ। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा इसकी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।
हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बेटा।